नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में न्यूज की भरमार है। कई तरह की न्यूज आ रही हैं। अब तो कई जगह शराब को लेकर विरोध होने लगा। शराब पर बवाल है। अपने शांत ऋषिकेश में देखने को मिली तस्वीर। लेकिन एक बयान छोटा सा ही सही आया जरूर है, जिसका इंतजार आप फॉलो कर रहे होंगे। और कई हमारे विधायक कर रहे हैं। कुछ विधायक तो नया कुर्ता भी सिला चुके थे, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है। कब पहनेंगे उस कुर्ते को लेकर। मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहा हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि ये तो एक दिन की बात है। लेकिन मेरा सवाल फिर भी है, कब आएगा बोलो? एक दिन आएगा भी या नहीं आएगा? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्यों 25 साल के इस उत्तराखंड में जहां हम रजत जयंती की चमक धमक देखेंगे, वहां हम एक मंत्रिमंडल पूरा नहीं देख पाएंगे कभी। हमेशा क्यों कंजूसी मंत्री बनाने में और मंत्रिमंडल में लोगों को रखने में होती है प्रदेश में। ये जानने की कोशिश करेंगे। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। उन सबका परिचय करा देता हूं और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुलदीप राणा जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, बड़े भाई हमारे। पंकज क्षेत्री कांग्रेस से हैं, सतीश भाई हमारे बीजेपी से हैं। आप सबका स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले महेंद्र भट्ट जी दिख रहे हैं, इनका बयान दिखा देता हूं आप सबको। नहीं नहीं, लगभग तय है। थोड़ा परिस्थिति ऐसी बन जाती है। अभी बिहार चुनाव है, 9-10 तारीख के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी फिर नेतृत्व से बात करके उसकी स्थिति घोषित करेंगे। वो एक दिन का कार्यक्रम, उसके लिए 10 दिन तो लगना ही नहीं है। किसी एक दिन में कार्यक्रम हो जाएगा। एक दिन का कार्यक्रम कह रहे हैं, एक दिन का कार्यक्रम है और उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी। सतीश भाई, एक दिन वाला जो मसला है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पहले रजत जयंती मनाएंगे हम लोग या फिर पहले मंत्रिमंडल देखेंगे। देखिए पंकज भाई, जो ये आज टॉपिक है इस पे पहले भी चर्चा हो चुकी है कैबिनेट विस्तार पे। और देखिए जी। ये पूरा का पूरा जो फैसला है ये मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक के अधीन है। और मैं ये जहां तक समझता हूँ कि जो हमारी सरकार अभी कार्य कर रही है वो पार्टी की विचारधारा के ऊपर ही कार्य चल रहा है। जो भी वो हमारे मंत्री हैं, विधायक गण है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो पूरी की पूरी सरकार जो है हमारी पार्टी की कार्य जो विचारधारा उसी पे कार्य कर रही है आगे। और जहां तक मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला अभी बाइट में, कि जी। देखिए ये एक ही दिन का समय होता है। वो एक ही दिन आएगा जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ होगी, और बस ये जो मुद्दा है वो उस दिन नदारद हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है, उनका विवेक के अधीन है। तो वो जब चाहेंगे तब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और सरकार जो है, मैं मानता हूं निश्चित तौर पे एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और जो कैबिनेट विस्तार है वो होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। लेकिन परिस्थिति नहीं, कुछ आप कारण अपने होते प्रदेश हैं। अध्यक्ष के बयान को महत्वपूर्ण नहीं बता रहे हैं या मंत्रिमंडल विस्तार को महत्वपूर्ण नहीं बता रहे हैं? आप कह रहे हैं ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं मुद्दा नहीं, नहीं है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखिए देखिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला कि जो कैबिनेट विस्तार है वो एक दिन का सवाल है और एक ही दिन में हो जाएगा विस्तार। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आज एक मंत्री शपथ लेगा, एक की घोषणा आज होगी कल होगी। तो ये एक दिन का सवाल होता है। एक दिन आएगा जो जिस दिन आपके सामने सारे का सारा रख दिया जाएगा कि ये कैबिनेट विस्तार ये होना है, और दूसरे दिन उसके दूसरे दिन जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास, देखिए कांग्रेस के पास इस मुद्दे को लेके मेरे को नहीं लगता कोई राजनीति करनी चाहिए। या कांग्रेस के पास इससे भी ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जहां तक मुझे कांग्रेस लगता कहाँ है, सवाल कर क्योंकि रही है? एक सवाल जो तो मैं कर रहा हूँ ना। ये तो पत्रकार सवाल कर रहे हैं, जनता सवाल कर रही है, आपके खुद के विधायक सवाल कर रहे हैं। वो कुर्ता सिलाकर बैठे थे, खजानदास थी, विनोद नहीं चमोली नहीं, थी, उनको प्रवक्ता बना दिया। नहीं नहीं, देखिए देखिए पंकज भाई, जिस तरह से मीडिया सवाल कर रही है तो मीडिया का ह्यूमर है। कोई कुर्ता, देखिए हमारे नेता अगर कुर्ता पजामा अगर सिला रहे हैं, वो एक डेली रूटीन होता है नेताओं का, वो कभी भी सिला सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता जो मीडिया ह्यूमर फैला रहा है कि कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और उसके लिए वो कुर्ता पजामा सिला रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके साथ आप मतलब आप ये इस चीज के साथ ज्यादती करेंगे अगर इस तरह की बात बोलेंगे तो। जी। पंकज भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है पर शपथ ग्रहण हो और कुछ ऐसा मौका हो, भाई साहब, हर चीज रजत जयंती के लिए लोगों ने सिलाना शुरू कर दिया है अभी से। जानकारी है हमारे पास, वो सब सिला रहे हैं। अब उसमें जो लोग विधायक हैं, जो लोग देख रहे थे कि भैया उनका नंबर आ सकता है, मैंने 2 नाम गिनाए ना, वो लोग बार बार बयान दे रहे थे। वो इस तरीके से बयान दे रहे थे कि
बीजेपी संगठन ने कह दिया प्रवक्ता ही ठीक है, आपका अच्छा तर्क रखते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, इसलिए प्रवक्ता बने रहिए। अब ये तो मंत्री बनने से रहे, मुझे लगता है, जहां तक है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी जो विधायक हैं खजानदास जी, उन्होंने बयान दिया है कि सपनों का उत्तराखंड नहीं बना है। तो अब उनसे पूछा जाए कि आप उस पार्टी में क्या कर रहे हैं जहाँ के विधायक है, अगर सपनों का उत्तराखंड नहीं बना है, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। परंतु ये केवल एक खींच है जो तैयारी कर रहे थे। अब सब लोग जिस प्रकार से विनोद चमोली जी को देखिए आप, कितने वरिष्ठ नेता हैं, और जो है नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर राज्य आंदोलनकारी से लेकर मेयर से लेकर अब विधायक भी बने, और पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, और उन्हें जिस हिसाब से सम्मान दिया है भाजपा ने, वो बिल्कुल ऐतिहासिक है। और इसी प्रकार से जो देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से बैसाखी पे सरकार चल रही है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अब पूरा बैसाखी 2026 से पहले धामी जी चेहरा नहीं होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये पूरा मंत्रिमंडल ही सीएम से लेके बदलने वाला है। और बहुत इसमें पूरी संभावना है कि ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी फेल साबित हुए हैं। मामला क्या बता रहे हैं, बैसाखी कैसे हो गया, कैसे मुझे बताइएगा। बैसाखी, अब जो बैसाखी मतलब एक तो वाली मैंने 2 बैसाखी बोला, तो बैसाखी मतलब बिना मंत्रिमंडल के लंगड़ी सरकार है। आधे मंत्री हैं, आधे मंत्रियों में से भी जो आधे से भी ज्यादा हैं वो कांग्रेस गोत्र के ही हैं। इस बात की हमें भी खुशी है, चलिए। और क्योंकि बीजेपी के पास अपना तो कुछ अस्तित्व है नहीं, जो वॉशिंग मशीन है, यहाँ से ले जाते हैं, सफाई करके अपना वहां पे ठीक है अच्छी जगह पहुंचा रहे हैं, परंतु अपने नेताओं को जो सम्मान भेज देते आप लोग, वो मंत्री। हाँ जी। सवाल ही नहीं करूंगा। नहीं, अभी तो खैर अभी बीजेपी के खुद ही गले पड़ गया है सब, अपने गले पड़ गया है इनके। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये बात लिख के रख लीजिए आप, बैसाखी 2026 से पहले सीएम बदलेंगे, और ये पूर्ण रूप से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व संकेत दे रहा है। और इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है कि सीएम से लेके मंत्री तक दोबारा से रिवाइवल होगा। ये बीजेपी की पॉलिसी रही है, पहले पूरा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करवाना, पैसे इकट्ठा करवाना, उसके बाद साफ छवि दिखाने के लिए जिसके खिलाफ विरोध उत्पन्न हुआ है, नए चेहरे को लेके आके और ये बताना कि हम बहुत पाक साफ हैं। ये बीजेपी की पॉलिसी है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे हरियाणा का मॉडल उठा के देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का मॉडल उठा के देख लीजिए, आप जो है राजस्थान का मॉडल उठा के देख लीजिए, एमपी का मॉडल उठा के देख लीजिए। तो धामी जी तो कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने बड़े बड़े स्टेट में बदलाव किए हैं, धामी जी तो उस हिसाब से शुरू से ही फेल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर पे ही चुनाव हार के आए हैं। तो आप मान के चलिए, जो महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं एक दिन का खेल, महेंद्र भट्ट जी का खुद का अपना खेल एक दिन का ही है। तो ये बहुत विकट स्थिति है, पर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश की जनता का हो रहा है। इस बात का दुख है, और जिसको लेके हम परेशान हैं, व्याकुल हैं, और बात इस मुद्दे को उठाते रहते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी आधे से ज्यादा, आप लगा लीजिए 40 से ज्यादा विभाग लेके बैठे हैं। भाई बात यह है ना, मुद्दा हम नहीं उठाते हैं, मुद्दा इन्हीं के लोग उठाते हैं, मतलब बीजेपी के लोग, सियासी लोग ही उठाते हैं, ज्यादातर बीजेपी वाले। अभी जब सवाल पूछा गया तो इसमें हम तो लंबे को तो ऐसा लगता है कि 1.5 से पता नहीं होगा नहीं होगा, इस पर तो सस्पेंस है, वो राणा जी बताएंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन यही लोग थोड़ा थोड़ा फुसफुसी वाले बम छोड़ते रहते हैं, लेकिन मामले वो चर्चा में रहे वाला मामला ना। नहीं, आंतरिक स्थिति भी बहुत खराब है, परंतु उत्तराखंड का नुकसान इसमें हो रहा है, प्रदेश के जनमानस का नुकसान हो रहा है, प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिसका हमें एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम इस बात का विरोध करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये ड्रामा खत्म हो, और ताकि एक विकास की जो बयार है वो पटरी पे आए, और ये सब ड्रामे खत्म हो, जिसमें जनता का नुकसान हो रहा है, बहुत उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है। आप रिएक्ट करना चाहेंगे तो कांग्रेस के कमेंट पर कर सकते हैं, फिर हम जाएंगे कुलदीप भाई के पास। पंकज भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात बोली मेरे बड़े भाई ने,
कि सपनों का उत्तराखंड अभी बना नहीं है, तो निश्चित तौर पे नहीं बना है। अगर आप लोग ने सही तरीके से कार्य करा होता तो आज हमें इतने गड्ढे नहीं भरने पड़े होते आप लोगों की सरकार के समय, जो आप लोगों ने गड्ढे करे हुए हैं उत्तराखंड के विकास में या देश के विकास के लिए जो अड़चन बन रहे हैं। तो हम लोग तो इसीलिए तो सब, तभी तो जनता ने हमें दोबारा चुना उत्तराखंड में, और तभी देश में भी तीसरी बार हमारी सरकार आई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपनों का उत्तराखंड और सपनों का देश, सपनों का भारत भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। आप निश्चिंत रहिए इस एक चीज छोटी के सी लिए। बात, आप इसके लोगों को इसके बस एक की बात छोटी सी नहीं है बात, साहब। और सुनिए, इसके बाद जो बात आई कि गोत्र वाली बात आ रही है, गोत्र और जाति में लग रहा है कांग्रेस ज्यादा चल रही है। जो सिर्फ एक नारे पे चलती थी, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यानी कि अब खाली कौन नारा था। इनके दिमाग में एक जातिवाद, एक बात ध्यान आई, तो यही भरा हुआ है। और जो ये बात बोल रहे एक हैं बात ना ध्यान कि आई। मॉडल की, कि गुजरात मॉडल आएगा, ये मॉडल आएगा, मैं कहना चाहता हूँ, मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपने मॉडलों को देख लो, कहीं और कहीं वाला मॉडल ना आ जाए कि जहां हारते जा रहे हो आप लोग हर चुनाव में, तो वही मॉडल कहीं अभी बिहार में एप्लीकेबल ना हो जाए और वही मॉडल तमिलनाडु में ना एप्लीकेबल हो जाए। उसके बाद 2027 में उत्तराखंड और यूपी में तो होना ही होना है, निश्चित तौर पर होना है। पंकज भाई, कल धामी जी ने बोला कि हमारे 4 साल के कार्यकाल में पौड़ी में बहुत विकास हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है कि उन्होंने अपना अपना कार्यकाल लिया, अपने से पहले भी भूल गए वो 4 साल, और पिछले वालों के भी भूल गए, 6 मुख्यमंत्रियों के हाल, और उन्होंने सबको काट के सीधे बोला कि भाई 4 साल में हमारे कार्यकाल में बहुत विकास हुआ है। तो आप स्थिति समझ लीजिए भाजपा के अंदर अंतर्कलह की क्या है। ठीक है कुलदीप भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये एक दिन का काम बता रहे हैं बीजेपी, इस काम में देरी क्यों? आप जल्दी फैसला ले सकते हैं। और ये 25 साल के उत्तराखंड रजत जयंती का जिक्र बार-बार कर रहे हैं, इसमें आप बताइएगा, लगता नहीं है कि कभी पूरा मंत्रिमंडल रहा होगा, कभी रहा है तो वो भी बताइएगा, वो किस परिस्थिति में रहा है। देखिए पंकज जी, उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं, हालांकि ये बात अभी पंकज भाई ने, सतीश भाई ने कही कि हम पहले भी इस पर डिबेट कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है और इसका विस्तार इतना ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे सीधे रूप से सिर्फ भाजपा से या कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ है और एक संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जी। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद, अंतरिम सरकार के बाद, जब पहले ही निर्वाचित सरकार आई 2002 के इलेक्शन में, जिसमें पंडित नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री बने, तो तब तक उत्तराखंड में और देश में सरकार के ढांचे को, स्ट्रक्चर को लेकर के कोई एक व्यवस्था नहीं थी, सीमित व्यवस्था नहीं थी। फिर उसके बाद जब नियम आया, तो कानून आया, तो भाई ये हुआ कि 1/3 जो है सरकार होगी, मंत्रिमंडल का जो ढांचा होगा, और उसके तहत तिवारी गवर्नमेंट में भी कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद फिर खनूरी जी की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार आई, इसमें खनूरी मुख्यमंत्री हुए, निशंक मुख्यमंत्री हुए, फिर कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन पहली, दूसरी और तीसरी विधानसभाएं जो उत्तराखंड में बनी हैं, इन पहली, दूसरी और तीसरी विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत किसी सरकार को नहीं था। ना पहली सरकार में कांग्रेस में एनडी तिवारी जी को पूर्ण बहुमत मिला, मतलब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तिवारी जी तो बाद में आए सरकार के समय, ठीक। उसके बाद जब दूसरी बार भाजपा आई, तो भाजपा को भी उसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और उसके बाद तीसरी बार जब चुनाव हुई 2013 में, तो तभी पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। 2013 के इलेक्शन में तो 31 सीटें भाजपा के पास थी और 32 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो हमने देखा कि उत्तराखंड में जब जब जिन जिन सरकारों को, राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब तक मंत्रिमंडल का जो स्ट्रक्चर था वो पूर्ण था। तिवारी सरकार में भी मंत्रिमंडल पूर्ण रहा, खनूरी सरकार में भी मंत्रिमंडल पूर्ण रहा, निशंक सरकार में भी मंत्रिमंडल पूर्ण रहा, विजय बहुगुणा की सरकार में भी मंत्रिमंडल पूर्ण रहा, और उसके बाद जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, तो हरीश रावत जी की सरकार में भी मंत्रिमंडल पूर्ण रहा। एक व्यवस्था तो ये देखने में आई कि जब अपूर्ण बहुमत है तब सरकार पूर्ण थी, लेकिन उसके बाद जब 2017 में प्रचंड बहुमत भाजपा को प्राप्त हुआ, तो सरकार पूर्ण नहीं हो पाई, और उसमें 9 ही मंत्री बने, 9 मंत्री बने, 1 मुख्यमंत्री, जबकि 12 की यहाँ पे जो ढांचागत व्यवस्था है उसमें 12 होनी चाहिए, 2 पद तभी खाली रहे। और जब चौथे साल में त्रिवेंद्र रावत हटे और तीरथ जी मुख्यमंत्री बने, तो तीरथ जी के टाइम पर फिर ये
यानी कि चुनावी वर्ष में मंत्रिमंडल पूर्ण हुआ। उसके बाद पुष्कर जी मुख्यमंत्री बने तो उनका भी मंत्रिमंडल पूर्ण रहा। तो एक तरीके से देखा जाए तो चुनावी वर्ष में वो मंत्रिमंडल पूर्ण हुआ, क्योंकि उसके बाद जब 5वीं विधानसभा बनी और उस समय 47 विधायकों की प्रचंड बहुमत भाजपा को प्राप्त हुआ, तो फिर वही स्थिति देखने को मिली जो 2017 में देखने को मिली थी कि मंत्रिमंडल जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया। और आज भी स्थितियां ऐसी हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से मंत्री पद खाली रिक्त हुआ, वहां किसी को नहीं लाया गया। स्वर्गीय चंदन रामदास जी की देहांत से पद रिक्त हुआ, वहां किसी को नहीं लाया गया। ठीक है, अब तो बल्कि त्रिवेंद्र जी के टाइम पर तो 2 ही पद रिक्त थे, यहाँ तो 4-5 पद रिक्त हैं और सरकार पूरी चल गई है। तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार में कितने मंत्री हैं या कितने मंत्री नहीं हैं, क्योंकि भाजपा ने देखा कि भाई जनता ने उनको 5-10 मंत्रियों के साथ भी स्वीकार किया है और आज 6-7 मंत्रियों के साथ भी स्वीकार कर रही है। फर्क किसको पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है पार्टी को, संगठन को और उन विधायकों को जो चुन करके आए। यहाँ एक चीज और भी है, हालांकि ये थोड़ा सा मतलब ये इसको आप राजनीतिक व्यंग्य के रूप में भी देखिएगा कि उत्तराखंड में स्थितियां ऐसी हैं कि आप मंत्रिमंडल की कयास में बैठे हैं कि चलो मंत्री का नंबर आ जाए, कैबिनेट मंत्री बन जाए, राज्य मंत्री बन जाए और क्या पता आपके भाग्य से छीका फूट जाए या पुष्कर धामी की तरह आप सीधे मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक, तो उत्तराखंड में ये भी एक प्रायिकता है आपकी, अगर आप विधायक हैं तो आप सिर्फ कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री ही नहीं, आप सीधे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो इसकी भी संभावनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि महेंद्र भट्ट ने कहा कि 1 दिन का काम है। मुझे लगता है कि महेंद्र भट्ट जी को शायद जानकारी नहीं है, भाजपा के लिए 1 दिन का काम नहीं है, 2 घंटे का काम है। 3 बजे गुजरात की सरकार ने इस्तीफा दिया और 4:30-5 बजे नई सरकार ने शपथ ग्रहण हो गया। ठीक है, भले आज विजय रूपाणी नहीं है दुनिया में, ठीक, तो उनके लिए ये चीजें बड़ी नहीं है, बड़ी चीजें हैं उस विधायक के लिए जिसको जनता सवाल पूछ रही है। आपने देखा होगा पूर्व अध्यक्ष में उनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, पूर्व मंत्री भी हैं और पंचायत के जानकार हैं, गंगोली हाट से या कहाँ से विधायक हैं वो अपने हैं चुफाल जी। चुफाल के साथ किस तरह से जनता ने उनके सवाल जवाब किए। ठीक है, अरविंद पांडे, आप रुद्रप्रयाग के विधायक तो कह रहे हैं कि अचार डालो अपने उसका, आप ये समझिए कि ये उनके बयान नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि जनता ने उनको चुना लेकिन अपनी ही सरकार में उनकी बातचीत नहीं है, उनकी पैठ नहीं है, वो काम करवाने में सक्षम नहीं है और दोबारा चुनाव आने वाले हैं और उनको दोबारा जनता के पास जाना है। जी, 57 विधायकों से जो ये भाजपा 47 पर लौट पहुंची है, भाजपा ने इस पर चिंतन नहीं किया। जी, और अब जो स्थितियां बन रही हैं वो इस प्रकार की बन रही है कि इनके 8 साल के बाद अब कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी जनता के बीच में डेवलप होना शुरू हो गया। आपके वर्तमान मंत्रिमंडल में 4 मंत्री ऐसे हैं जो 2017 से लगातार काम कर रहे हैं। इन चारों मंत्रियों की में से किसी एक भी मंत्री की कोई एक भी ऐसी फ्लैगशिप योजना आप मुझे बताइए जिसके दम पे प्रदेश भाजपा चुनाव में जा सकती है। आज भी आपके पास केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे वो ऋषिकेश बद्रीनाथ रेल मार्ग हो, ऑल वेदर रोड हो या मानस खंड योजना, कॉरिडोर योजना हो या तमाम जो अन्य बद्रीनाथ केदारनाथ डेवलपमेंट प्लान है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, आज भी आप उन्हीं की बैसाखियों के सहारे ही चुनाव पे जाओ और उसमें भी सबसे बड़ा नाम जो है वो नरेंद्र मोदी का ही नाम है। तो जो मंत्रिमंडल को लेकर के जो सुगबुगाहट प्रदेश में है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि कल के दिन एक जो सरकार में के प्रति जो अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो डेवलप होता दिख रहा है उसको कैसे डाइल्यूट किया जाए। ठीक। और चूंकि पंकज जी आपको ध्यान होगा कि हमने जब पिछली बार डिबेट की थी तब गुजरात वाला प्रकरण नहीं हुआ था, तो गुजरात वाले प्रकरण के बाद एक नई संभावना ये भी बन गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैप्टन रहेगा और पूरी टीम बदल दी जाएगी या टीम रहेगी और पूरी कैप्टन बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो कई सारी संभावनाएं इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है राज्य की। ठीक है, मैं एक सवाल सतीश भाई से पूछना चाहता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, आपने बहुत बातें मुझे बताई हैं।
सतीश भाई एक चीज मुझे बताइएगा, जो राणा जी ने बताया भाई साहब ने कि जब जब सरकारों को पूर्ण बहुमत नहीं था, मंत्रिमंडल पूरा था, तो ये तो मैं सीधे समझ गया, जनता समझदार इतनी है कि उनको पता है कि मजबूरी में था वो पूरा ना, कि अगर वो सबको फिट करना है, अगर नहीं खुश करेंगे तो एक दो इधर उधर खसक गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई मजबूरी नहीं, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के लिए जरूरी थी चीजें, लेकिन उन सबके बावजूद भी मंत्रिमंडल पूरा नहीं हो पाया। एक चीज ये, दूसरा ये सवाल कि जो लगातार पिछले 10 साल से मंत्रिमंडल का हिस्सा है वही लोग जो पिछली बार मंत्री थे, फिर वही मंत्री, आगे भी जाकर शायद वही मंत्री, क्यों ऐसा देखने को मिला? क्या कोई मतलब ऐसे योग्य उम्मीदवार जीत के नहीं आए क्या? जनता ने ऐसे उम्मीदवार नहीं भेजे बीजेपी के कि भाई आप वृक्ष पर कीजिए, आप कुछ नए को मौका दीजिए? किसी की सोच दूसरी होती है, किसी का विजन दूसरा होता है, ऐसा क्यों कि उन्हीं लोगों को बार बार मौका मिलता है या वही लोग दिख रहे हैं टीम में है? देखिए पंकज भाई, हम लोग एक राजनीतिक दल है और एक जो उत्तराखंड में सरकार है वो भाजपा की सरकार है। तो देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो रणनीति के तहत करी जाती हैं, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और कैबिनेट का जो विस्तार है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए और वो निश्चित तौर पे होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमारी सरकार में भले कैबिनेट की अभी जो पद है वो खाली हो, लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है वो उत्तराखंड के विकास के लिए सदैव तत्परता से कार्य कर रही है। आप चाहे हमारा सरप्लस रेवेन्यू देखिए, वो 5,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। आप देखिए नीति आयोग की जो रिपोर्ट, उसमें सतत जो विकास दर है उसमें हमारा राज्य पहले स्थान पे है पूरे देश में। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी स्थिति वैसी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में आपने कैबिनेट के सारे विस्तार कर दिए, लेकिन आपको सरकार चलाने के लिए मंदिरों का जो दान का जो पैसा है वो यूज कर रहे हैं आप कर्नाटक में आपके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, उन्हीं के पास ही सारे डिपार्टमेंट है। वहां जो विधायक है वो गाली दे रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हमारी सरकार, हमारी जो दल है वो अनुशासित है और हम लोग एक रणनीति के तहत कार्य करते हैं। और जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है तो वो देख लिया होगा, जो उपचुनाव हुए, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं और उससे पहले जो निकाय चुनाव है उसमें क्या रिजल्ट रहा है। तो जनता का जो अभी भी जो विश्वास है वो हमारे जो सरकार है वो पूर्ण रूप से लेके चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन अपेक्षाओं में, जन आकांक्षाओं में पूर्ण रूप से उतर रहे हैं और वो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं कि वो हर चीज को अपने स्तर से देखते हैं, और चाहे वो आपदा का हो, चाहे वो आंदोलन का हो, चाहे वो किसी भी स्तर का जो मुद्दा हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सारे लोग इतनी तत्परता से उस कार्य को करते हैं। और वो ये कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि जो उत्तराखंड की सरकार है वो इतने अच्छी तरीके से कार्य करके तो कुछ अप्रिशिएट करने वाले मुद्दे हैं। वाले क्या कह रहे हैं? चौखटिया से नहीं, चौखटिया से कहना चाह रहा हूँ, मैं ये चौखटिया से लोग पैदल चल के देहरादून आ रहे हैं। 2026 में मुख्यमंत्री हट जाएंगे, मंत्री, अरे वो तो हमारी स्ट्रेटेजी है। आप बताइए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आप हमारी स्ट्रेटेजी को चौखटिया से आप खुश हो रहे हैं 2026 में मुख्यमंत्री हट जाएंगे, 2027 के चुनाव से मुख्यमंत्री हट जाएंगे। अरे तो उसमें आपका क्या योगदान है तो बताइए। वो तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी ना, जो भी रहेगी। चौखटिया से आपके राहुल गांधी मलेशिया घूम रहे हैं, आपके नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, चौखटिया से लोग धन्यवाद करने, ब्राह्मण को मिलना चाहिए, चौखटिया से लोग धन्यवाद करने, चौखटिया से लोग धन्यवाद करने देहरादून आ गए। आप लोगों ने कुछ तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने, वहां बनाया, डॉक्टर इतना बढ़िया हो गया। आपके नेता सीएमओ का आंदोलन घेराव आपके नेता कर रहे हैं। सीबीआई इंक्वायरी हो गई पेपर लीक की। अरे सीबीआई इंक्वायरी बेरोजगार संघ वाले आपसे कन्विंस हो नहीं रहे, आप किसको कन्विंस कर रहे हैं? किससे कन्विंस कर रहे हैं? से लोग पैदल चल पड़े हैं। कांग्रेस के मुद्दे है नहीं, हमारे मुद्दे अपने मुद्दे घुमा लेते हैं। अरे आप अपने मुद्दे तो बताइए, आपके मुद्दे हैं। हमारी रणनीति को, पार्टी की रणनीति को अपने मुद्दे बना रहे हैं। अच्छा, बाबा रामदेव को 30,000 करोड़ की जमीन औने पौने दाम में दे देना भी आपका एजेंडा था मसूरी जॉर्ज। अगर आपके पास इतने मुद्दे हैं तो आप जाइए ना। अगर आपको लग रहा है बाबा रामदेव को फ्री में जमीनें दिए, कहीं पे कुछ दिया, आपके पास सबूत है, कोर्ट तो जाइए। अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, पैरवी नहीं कर रहा, आप कोर्ट भी नहीं जाएंगे, मुद्दे ऐसे उठाएंगे कि बस पूछो मत कि पूरे प्रदेश में जनता की अदालत में जाएंगे। कुलदीप भाई से भी सवाल का जवाब, बिल्कुल जनता की अदालत में जाएंगे और आपका पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो रिजेक्ट कर दिया आप लोगों को, पहले रिजेक्ट कर दिया जनता की अदालत ने। अरे किस प्रकार से चोरी पकड़ी जा रही है दिन प्रतिदिन आपकी, किस प्रकार से वोटों की चोरी में अभी भी
अभी हाल फिलहाल ही आप देखिए किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगा के भेजा है। पंकज भाई मुद्दा बदल अभी दीजिए, अभी बिहार में आप कांग्रेस अभी वो मुद्दा आप भूल गई रहने है, दीजिए, अब मुद्दा मत अभी बदलिए, आप मुद्दा चिंता मत आपकी करिए, पार्टी भूल गई है ये वाला। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। देखिए प्रेशर क्या होता है काम का, आपने कहा ना काम बेहतर हो रहा है, मंत्रिमंडल से फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें होती होती है। मैं धन सिंह रावत जी का प्रेशर देख रहा हूँ, उनके ऊपर प्रेशर है या फिर उनकी गैर जिम्मेदाराना चीजें हैं, वो नजर देखते ही नहीं है। अब मंत्री क्यों है वो पता है, या फिर उनके पास इतना प्रेशर हो गया स्वास्थ्य का भी, शिक्षा का भी, इसका भी, उसका भी, कि वो चीजें सही नहीं कर पा रहे। ये चौखुटिया से पैदल चलकर जो लोग देहरादून पहुंच रहे हैं, जिसको तंज कस रही है कांग्रेस आप पर कि वो धन्यवाद देने आ रहे हैं, वहां पता है धन्यवाद देने आ रहे हैं। वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वो सीएससी पीएससी सीएससी जो भी है उसका ना मानक भी पूरे नहीं करता सीएससी के वो अस्पताल, वहां पर कोई चीज नहीं है ना। पंकज भाई नया चिकित्सालय खुला है, प्रक्रिया होती है, ब्लॉक में उप जिला चिकित्सालय दे दिया हमारी सरकार ने, उसके तहत ही प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। अब आप अगर आप इतने विद्वान पत्रकार होकर भी इस तरह की बातें करेंगे तो फिर ये तो क्या बात 16 साल ये ना, मैं प्रेशर बताइए आपको। अभी चर्चा में रहा होगा एक पोस्टर बैनर आप लोगों ने खूब शेयर किया, जिसमें चौखुटिया में डॉक्टर्स की तैनाती का पोस्टर आप लोगों ने शेयर किया होगा, कुलदीप भाई भी जानते होंगे। एक साथ 6 डॉक्टरों की तैनाती हो गई वहां पर, 2 भेज दिए अल्मोड़ा से, 2 भेज दिए अपने हल्द्वानी से, और 2 और भेज दिए वहां, और वहां ज्वाइन कोई नहीं किया। और फिर वो 24 को शायद आदेश हुआ, 25 को आदेश बदल दिया गया, वो निरस्त कर दिए गए आदेश से। मतलब प्रेशर ना, मतलब इतना घुमा, मतलब कौन कहां से। पंकज भाई अल्मोड़ा से जब ट्रांसफर हुआ फौरी तौर पे वहां भेजी गई, जब डॉक्टर वहां भेजी गई, तो ये कांग्रेस वाले जो नेता है वो सीएमओ का घेराव क्यों करा, क्यों सीएमओ ऑफिस के बाहर आंदोलन कर दिया? तो आप कहीं और भेज देंगे, आपके पास हमारे अभी 8 ही मंत्री हैं, 8 मंत्री कांग्रेस में चले जाएंगे भी, वो विरोध तो होगा ही ना। हमारे यहाँ 2 डॉक्टर महत्वपूर्ण थे, वो डॉक्टर आपने वहां भेज दिए, वहां वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं। देखिए पंकज भाई अल्मोड़ा में और भी डॉक्टर थे, हो सकता है वहां पे स्पेशलिस्ट जो थे जिनको वहां भेजा गया तो उनकी जगह रिक्त हो रही थी, लेकिन उसके लिए चौखुटिया आंदोलन ने भाजपा की चूल्हे हिला दी हैं, भाजपा की पूरी पोल खोल के रख दी है, आंदोलन का राजनीतिकरण जब पोल खोल के रख दी है, अभी सारी पोल खोल के रख दी है। और चुनावी वर्ष है, जनता बताएगी यूट्यूबर को बुलाया किस प्रकार से के वहां से जाती है कि इसका किस प्रकार से बेतुका बयान, सारी जनता ने देखा, किस प्रकार से बेतुका बयान आपके मंत्री दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब उल्टा हो रहा है, डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं उत्तराखंड में। ए भगवान, कौन इनको बुद्धि देता है, कौन इनके सलाहकार हैं, कौन इनका भाषण लिखता है, कौन समझ में नहीं आता, क्या मजाक बना रखा है। और आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं चलिए, कोरोनेशन अस्पताल में चलिए, दून अस्पताल में चलिए, मेडिकल कॉलेज में, ही सच्चाई पता चल जाएगी आपको। क्या बात कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था फेल है, चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके शिक्षा व्यवस्था तमाम जिम्मेदारियां होंगी ना, तब इस तरह आप नहीं आगे देख लीजिएगा कि कितने पेशेंट में अब डॉक्टर की अनुपात जो है वो बढ़ गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस हमें इस पर ज्ञान ना दें, जो पूरे देश में 70 साल 65 साल में एक एम्स बनाने वाली पार्टी आज हमें ज्ञान दे रही है। कांग्रेस को खुद अपने गिलेबान में झांकना चाहिए। पहले तो आपने क्या व्यवस्था करी अरे भैया, इस देश में 65 साल राज करने के बाद भी? उत्तराखंड भी अलग नहीं है, ऐसा है, भारत से उत्तराखंड भी अलग नहीं है। आजादी के आंदोलन के मुखबरों से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि क्या किया। हाँ, अंग्रेजों द्वारा बनी गई पार्टी से हमें भी जानकारी सलाह नहीं लेनी है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी से भी हमें कमाल की बात करते हैं। आप मुद्दों को भटकाने के लिए कहां चले आते हैं। अंग्रेज द्वारा बनाई गई पार्टी है आपकी, आपको याद है या नहीं है? ठीक है सतीश भाई, हो गया, थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास। कुलदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जब मैन पावर हमारे पास ज्यादा थी तो हम लोगों ने कम यूज किया, और जब धन सिंह रावत कहने लगे कि भैया, मतलब उनके तो पहले अजीबोगरीब बयान है, अब मैं कैसे क्या कहूँ, मंत्री हैं, अब वो कहते हैं कि पहले मरीज डॉक्टर को ढूंढते थे, अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं। तो ये बयान अभी हाल में उनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, पता नहीं कब पहले दिया होगा। और दूसरी चीज ये कि जिस चौखुटिया का जिक्र हो रहा है, जिस सीएससी का जिक्र हो, उसको वहां पर ना डॉक्टर देने, वहां पर व्यवस्था देने के लिए भी हौच पौच हो रहा, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। 3-3 4-4 आदेश इधर से उधर हो गए, लेकिन किसी को ये पता नहीं किसकी तैनाती वहां डॉक्टर कोई पहुंचा ही नहीं। वो लोग पैदल देहरादून आ रहे हैं, जिसका जिक्र पंकज भाई कर रहे हैं। तो ये प्रेशर है, क्या कहेंगे आप? धन सिंह रावत एक नहीं कई विभाग संभाल रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये
सरकार में और भाजपा के भीतर एक राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। क्योंकि मैंने आपसे कहा, मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि ये नई भाजपा है जिसमें मोदी और अमित शाह का अनुशासन है, ठीक है। तो यहाँ चीजें बाहर नहीं निकल पाती हैं और आपने देखा होगा कि इतने उसमें बिरले ही नेता हुए हैं जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो बाहर आकर के मंच पे या मीडिया पर पार्टी की बात कर सकें, चीजों को रख सकें, ठीक है। क्या पहले सवाल तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति बड़ी खराब है। अगर खराब नहीं होती तो रेखा आर्या अपने इलाज के लिए दिल्ली प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाती, भाजपा की मंत्री है, ठीक है। अगर स्थिति अच्छी अच्छी होती तो हमारी जो डीजी हेल्थ रही हैं, दूसरी बात ये है कि अब वही हम देख रहे हैं स्थितियां क्या है। स्वास्थ्य विभाग में जितने लोग आ रहे हैं, इनकी राजनीतिक पैठ इस तरह की घुसपैठ इतनी ज्यादा है कि आप किसी का ट्रांसफर करके देखिए। मैं आपको देहरादून का ही एक मामला बताता हूँ और सतीश जी इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक, कभी हो सके तो इसको रखिएगा ये बात को, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग दो अलग अलग महकमे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग का काम प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और मेडिकल एजुकेशन का काम स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दून अस्पताल में, दून मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से कितने डॉक्टर नियुक्त हैं? यहाँ पर एक जिनका पद नहीं है ढांचे में, लेकिन एक डिप्टी एमएस बनाए गए हैं, एनएस बिस्ट फिजिशियन है, मुख्यमंत्री के भी फिजिशियन है। स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटेड है, किस नियम से? ठीक, दूसरी चीज, एक प्रोफेसर हैं आई डिपार्टमेंट में, आंखों के मेडिकल कॉलेज में, जी। उनकी पत्नी की अभी जॉब लगी है पैथोलॉजी में, स्वास्थ्य विभाग में जॉब लगी है लेकिन ज्वाइनिंग हुई है दून मेडिकल कॉलेज में, किस नियम से? ये जो मिलावट, जो खिचड़ी जो बन रखी है ना, नियमों की अवहेलना, अनदेखी, इसी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को चौपट किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आप बता रहे थे कि एक अच्छी बात इन्होंने कही कि भाई अनुपात से ज्यादा हो गए। महत्वपूर्ण ये नहीं होता है सतीश भाई कि अनुपात से ज्यादा है या कम है, महत्वपूर्ण ये होता है कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हो रही। आज भी हमारे प्रदेश का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अभाव में चल रहा है। मेडिकल कॉलेजों में जितनी डिमांड होती है, 30-30 दिन तक इंटरव्यू में लोग बोर्ड इंतजार करता रहता है कि लोग आएंगे नियुक्ति के लिए, प्रोफेसर आएंगे नियुक्ति के लिए, उत्तराखंड लोग आना नहीं चाह रहे। और जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं के, राजनीतिक सरपरस्तियों का आलम यह है मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य में कि लोग छोड़ करके प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं। अभी दून मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसर ने नौकरी छोड़ी जी। और उनको प्राइवेट में अच्छा पैकेज मिल गया। क्यों छोड़ रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो राजनीतिक सह पर इन लोगों के ऊपर माहौल खराब कर रहे हैं? अभी हमने देखा कि मेडिकल के हॉस्टल में क्या बवाल हुआ, ठीक है, व्यवस्थाएं क्या चल रही हैं वो दिख रहा है, ठीक है। अभी व्यवस्था, अभी जो हम जिस पे हम बहस कर रहे थे वो सरकार को लेकर के था, लेकिन सरकारें ये आपसी तो खींचातान है ना, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि धन सिंह रावत जी मुख्यमंत्री की दौड़ में रहे हैं, और पार्टी के भीतर पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो धन सिंह रावत है। सबसे ज्यादा मंत्रालय उनके पास है, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, भाई प्रदेश का सबसे बड़ा मंत्रालय शिक्षा विभाग वो उनके पास है, उच्च शिक्षा उनके पास है, चिकित्सा शिक्षा वो उनके पास है, स्वास्थ्य उनके पास है, सहकारिता उनके पास है, ठीक है। जो जनता से सीधे जुड़े हुए विभाग हैं, जो चुनाव में उलटफेर करने का और दम रखने वाले विभाग हैं, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण विभाग धन सिंह रावत के पास। धन सिंह रावत की मानसिक स्थिति को भी समझा जा सकता है कि वो किस बोझ के तले, ठीक। कल के दिन अगर पार्टी में या चुनाव में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो सबसे पहले जो उंगली उठेगी वो धन सिंह रावत पे उठेगी। क्यों? 88,000 का शिक्षा विभाग धन सिंह रावत के हवाले है। चुनाव में सबसे ज्यादा ड्यूटियां किसकी लगती हैं? शिक्षकों की लगती है, जी। ठीक है।
तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो भाजपा के भीतर अंदरूनी गुटबाजी के साथ साथ जो ध्रुवीकरण है उसको दिखा रही हैं। जी और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है पंकज कि 2012 के चुनाव तक भाजपा और कांग्रेस के पास जो मतों का जो प्रतिशत रहा है वो लगभग समान था। दशमलव में कुछ अंतर रहे होंगे, वरना 33.47 के करीब कांग्रेस का है और भाजपा का रहा है, और 33 दशमलव कुछ ऐसे ही कांग्रेस का था, मुझे इतना ध्यान है 2012। 2017 के चुनाव में भाजपा को 13% की बढ़ोतरी हुई, और इस 13% की बढ़ोतरी के साथ जो 2012 में भाजपा के पास 31 सीटें थी वो 2017 में जाकर के 57 सीटें हो गई। यानी कि 13% की बढ़ोतरी ने 26 सीटों का लाभ दिया। लेकिन वहीं जब 2022 का इलेक्शन हुआ तो उसमें 2% वोट कम हुआ, भाजपा को 44% वोट पड़े। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है पंकज भाई कि 44% वोट पड़ने के बाद, यानी कि 2% की कटौती जो नुकसान हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस को 5 सीटों का लाभ हुआ है। 11 से 6 सीटों का, 11 से 17 पर आ गई। जी तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने 2012 की तुलना 17 की तुलना में 22 में अच्छा प्रदर्शन किया है और चीजें बढ़ी हैं। भाजपा ने अगर अभी से चीजों को नहीं देखना शुरू किया तो ये 2-4% का जो वोट बैंक है, जो क्योंकि भाजपा का कांग्रेस का अपना वोट बैंक अभी बना हुआ है, उसमें कहीं कमी नहीं आई है शुरुआत से। तो अगर ये 2-4% का जो वोट बैंक है ये इधर उधर हो गया तो सोचिए ये कितने कितने सीटों को इधर से उधर कर देगा, और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा। ठीक ठीक है सतीश भाई, एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं चाहता हूँ। मतलब कई लोग ना मुझे, जैसे राणा जी जैसे लोग, कुलदीप भाई जैसे लोग ये कहते हैं कि अरे आप कहाँ, मैं फोन करता हूँ, मुझे जब बात करता हूँ कि ये भैया मंत्रिमंडल ये चीजें, तो कहाँ पड़े हो इसके चक्कर में, ये कुछ होना जाना नहीं है, मतलब ये कुछ होने वाला नहीं है, ये बस ऐसी बोलते रहते हैं। तो मतलब ये असमंजस वाली स्थिति में प्रदेश की जनता को या फिर अपने खुद के लोगों को क्यों डाल रही है बीजेपी? इससे तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा और नुकसान होगा चुनाव में, क्योंकि चुनावी साल शुरू होने वाला है। नहीं नहीं पंकज भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुलदीप भाई साहब ने एक पॉइंट जो बोला कि एनएस बिस्ट को लेके, थोड़ा सा मैं उसमें करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि वो अब हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन में चले गए हैं, और हेल्थ डिपार्टमेंट में पहले थे, तो अब जो उनका जो डिपार्टमेंट है वो मेडिकल नहीं गए एजुकेशन नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं मैं आपको वो बता दूं, अभी उनका नहीं गए। सुनिए, नहीं गए, देखिए गलत इन्फॉर्मेशन मत नहीं दीजिए। नहीं, अगर ऐसा करना मेरे होगा पास जो तो 2014 की जानकारी है, नियमावली में बदलाव लाना पड़ेगा। मैंने आपको यही बोला, जो मेरे पास जानकारी दो मैंने अलग आपको विभाग उसके हैं। तहत बता रहा हूँ। अगर ऐसा हो सकता, बिल्कुल। देखिए, अगर ऐसा होता है, मैं आपको सुधार दूं, अगर ऐसा होता है, मेडिकल एजुकेशन की नियमावली अलग है, सेवा नियमावली, और चिकित्सा स्वास्थ्य की अलग है। अगर उनका वहां जाना होगा तो सबसे इसके लिए 2014 की मेडिकल एजुकेशन की नियमावली को बदलना पड़ेगा, ठीक। और निश्चित तौर वो पर बदलाव जब कैबिनेट और विधानसभा के माध्यम से होता है, जो अभी तक हुआ नहीं। जी सतीश भाई, मेरे पास जो जानकारी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, नहीं और नहीं, वो उसके बाद बल्बी जो रोड में भी बात, बदली जा बल्बी रोड में भी नहीं बदली नहीं जा नहीं सकती है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा ये नहीं, यहाँ यहाँ बल्बी रोड यहाँ में बदली कांग्रेस जा वाली पद्धति नहीं चलती है। यहाँ कांग्रेस वाली पद्धति नहीं चलती है कि मनमोहन जी की सरकार में कोई 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 कानून आएगा और राहुल गांधी एक भरी सभा में उस लेटर को फाड़ देंगे, वो यहाँ नहीं चलता। वो कांग्रेस में ही हो सकता है, यहाँ पे अनुशासन अनुशासन के तहत चलता है। ये देखिए सस्पेंस पंकज में क्या, वाले मामले पे इस पे थोड़ा सा, जैसे आपके खुद के लोग ही उलझन महसूस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है तड़पड़ाहट छटपटाहट दिखाई दे रही है, तो उस पर कुछ कह सकते हैं? क्योंकि नुकसान मुझे नहीं होगा, आपको ज्यादा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि टेंट लग जाएगा अगर ऐसा होगा। कुछ लोगों के अंदर ही अंदर नाराजगियां पैदा होने लगी, या वो उस डेंट से डर रहे हैं कि अगर आपने 2-4-5 को मंत्री दे दिया तो 2-4-5 और होंगे जो खसक जाएंगे या इधर से उधर नहीं नहीं नहीं, देखिए पंकज भाई, हमारा कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारी सरकार अनुशासित तरीके से कार्य कर रही है, और हमारा संगठन भी अनुशासित तरीके से कार्य करते रहता है हमेशा, और सबकी विचारधारा एक समान है। तो हमारे यहाँ कोई इस तरह के विरोध या इस तरह के नारे नहीं लगने वाले हैं जो कांग्रेस में लगते हैं। और हम लोग जो है, हमारी सरकार जो है वो एक अनुशासित ढंग से कार्य कर रही है, प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, और विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य जो डबल इंजन की सरकार कर रही है वो सदैव करते रहेगी। और आने वाला चुनाव भी इस ओर इशारा बता देगा कि जनता जो है हमसे खुश है या नहीं है। और सबसे पहला तो लिटमस टेस्ट जो है अभी कांग्रेस का, वो बिहार में ही हो जाएगा कि बिहार में इनका खुद का जो इनका इतना बड़ा संगठन, जो इतना बड़ा गठबंधन इन्होंने बनाया बताओ जरा, बताओ। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आपका फिर क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, नहीं कुछ कहना चाहते हैं आप?
नहीं, मैं अभी इनको कहना चाहता हूं कि पहले उत्तराखंड की बात कर लीजिए। बिहार की बात लेके आ रहे हैं, उत्तराखंड की क्या व्यवस्था आपने बना रखी है यहाँ पर। और मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि 2026 बैसाखी की सरकार बैसाखी से पहले साफ हो जाएगी और 27 में पूर्ण रूप से साफ। देखिए बैसाखी तो 2027 आपको की बना दिया बैसाखी है, से बैसाखी तो 2027 की आपको बनाया बैसाखी हुआ है से वहां। पहले चलिए पूर्ण ठीक है। रूप से साफ। जिस उम्मीद हिसाब उम्मीद से करता हूं पंकज क्षेत्रीय और सतीश भाई और कुलदीप भाई की ना और सस्पेंस और इस तरह का ना उपाबो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें उलझन ही उलझन दिखाई दे। लोग ये सोचते हैं कि अगर आप जो काम 11-12 लोग करने वाले थे अलग अलग तरीके से बढ़िया करते, वो काम आप 6-7-8 लोगों से करवा रहे हैं, तो प्रेशर ज्यादा है इसलिए, या फिर कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। अब सियासी लोग तो कहते हैं कि नहीं भैया यहाँ तो बीजेपी में सब गड़बड़ चल रहा है, अगर ऐसा कर दिया तो बीजेपी को खतरा है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं यहाँ पर इस तरह का एक्शन ले नहीं रहे, वो बीजेपी वाले जाने। लेकिन प्रदेश में अगर फुल्ली मंत्रिमंडल होगा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आसानी होगी। हम अकेले ना सवाल करते हैं अपने धन सिंह रावत जी पर, अरे कोई दूसरा एक मंत्रालय दूसरे को दे देंगे। हम शिक्षा को लेकर भी धन सिंह रावत से सवाल करें, वो और ताजुब की बात यह है धन सिंह रावत पकड़े नहीं पकड़े जाते, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। कुलदीप भाई जब बेहतर जानते होंगे, तो वो एक बयान देने के बाद जब बयान देंगे तो उसमें यही कह देंगे कि डॉक्टर मरीजों को खोज रहे हैं। तो ये इतना कभी तो अलग अलग होंगे। कभी ठीक है भाई जी, वो अलग अलग होंगे तो इतना आसानी से लोग पकड़ में आ जाएंगे, हमें भी मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुलदीप भाई, पंकज भाई और सतीश भाई। उम्मीद ये करते हैं कि प्रदेश की तरक्की में ना सबका योगदान हो और मंत्रिमंडल पूरा हो, उन विधायकों की मनोकामना भी पूरी हो जो कुर्ता सिलाकर बैठे हुए हैं, और जिन मंत्रियों पर प्रेशर ज्यादा है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर एक ही मंत्री एक ही विधायक को मंत्री बनाकर ये दबाव डाल दिया, उसके बाद सब लोग उसी से सवाल कर रहे हैं और वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, काम नहीं हो पा रहा है। अलग अलग होंगे तो कुछ युवा लोगों को, कुछ नए लोगों को मौका मिले, शायद वो तेज तर्रार ऊर्जा सामने आए और तो ऐसा लगे कि कुछ बदलेगा। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करिए।